हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये शिक्षा नीति है। आप अगर किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या आप डीएलएड कोर्स कर रहे हो या फिर आप बीएड कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पर ये टॉपिक आपसे ज़रूर पूछा जाता है। पूरा बहुत लॉन्ग टाइप में जो है ये क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो हर चीज़ में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई थी। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है इसको भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है भारत का उसको और अच्छा बनाया जा सके और बिल्कुल नियमित रूप से चलाया जा सके। ऐसा ना हो ना कि आपको बीच बीच में गैप बच्चों को दे दिया जाए और फिर बच्चों को फिर से वो चीज़ पढ़ाई जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को कंटिन्यू जो है वो चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाए, इसके लिए इन्होंने किया था। यह नीति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक को कवर करती है। यानी कि प्राइमरी लेवल से लेकर अपर क्लासेस तक ये जो पॉलिसी है हर टाइप की जो एजुकेशन इसमें जो मिलती है बच्चों को उसको ये कवर करती है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, इंदिरा होगा यहाँ पे, दूसरी प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा जो है वो लाई गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है हमारे, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहीं होगा, यहाँ पर इंदिरा गांधी होगा। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको सबसे पहले कौन लेकर आया था? हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और उसके बाद जो है देश के दूसरे हमारे जो नेक्स्ट हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इन दोनों के थ्रू जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में क्या था कि कार्रवाई के कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति है 1992, तो इसको जो है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है 1992 इसको कार्रवाई के कार्यक्रम यानी कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है इसके रूप में भी इसको जाना जाता है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। 1986 की संशोधित नीति यानी कि जो 1992 हमारी ये जो नीति बनाई गई है ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि जो 1986 की जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो उस कमी को सुधारने के लिए यानी कि 1986 में जो कमियां रह गई थी हमारी शिक्षा प्रणाली में उसमें सुधार करने के लिए जो है वो 1992 की शिक्षा नीति को बनाया गया। और जो कमियां 1968 वाली जो नीति थी उसमें जो कमियां थी उसको 1992 में कवर कर लिया गया था। इसलिए इसको संशोधित जो है वो नीति भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट की गई थी। अमेंडमेंट का आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ें निकाल दी जाती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं रहती हैं, तो वैसा ही शिक्षा नीति में किया गया था। मई 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो पूरी अब स्टोरी बताने की कोशिश की है कि 1990 में जो आचार्य राममूर्ति थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति, ठीक है, एक समिति थी, उसका गठन किया गया। समिति का पर्पस क्या था? क्योंकि अगर एक समिति बनाई गई है तो उसका कोई ना कोई तो पर्पस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि समिति का पर्पस शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की समीक्षा करना और इसके संशोधनों के लिए सिफारिश करना था। ये जो समिति बनाई गई थी इसका सबसे पहला काम तो ये था कि जो हमारी शिक्षा की राष्ट्रीय नीति है उसकी समीक्षा करना, देखना कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। जो हम नई शिक्षा प्रणाली बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट की जानी चाहिए, इसका काम ये था। जुलाई 1991 में यानी कि एक साल के बाद समिति ने राममूर्ति समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और एन रेड्डी की अध्यक्षता के तहत एक नई रिपोर्ट भी इन्होंने प्रस्तुत कर दी। और क्या हुआ? यह प्रतिवेदन 1992 में प्रस्तुत किया गया था जिसे एक्शन प्रोग्राम 1992 के रूप में भी जाना जाता है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है और इस पर आप पूरा जो है वो ध्यान देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए
अब हमारे आ जाते हैं इसमें चेंजेस, क्योंकि जब हमारी 1986 की जो चीज़ें थी उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। इस चीज़ को, उन कमियों को पूरा करने के लिए 1992 की शिक्षा नीति को बनाया गया। अब उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले है समानता के लिए शिक्षा। अब इसमें यह बदलाव किया गया है कि जो एजुकेशन दी जाएगी वो सभी को दी जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी संप्रदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी का जो है वो एजुकेशन दी जाएगी। तभी बोला है समानता के लिए शिक्षा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान ऐसा ना रह जाए जिसको शिक्षा से वंचित किया जाए कि नहीं तुम नीचे जाति के हो, तुम्हारा धर्म ये है तो तुम्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला जो चेंज किया गया वो ये है कि एजुकेशन को सभी के लिए, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो चीज़ है उसको उन्होंने यहाँ पर प्रमोट करना शुरू किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दूसरा है कि जो शिक्षा है ना वो हर चीज़ के लिए होगा, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हों, हर किसी के लिए जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। हर किसी को जो है स्कूल खोलने की, अपने बात को सामने रखने की, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने की पूरी छूट दी गई थी। महिला प्रशिक्षक की नियुक्ति, यानी कि जो हमारे महिला प्रशिक्षक होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि कई बार पहले टाइम पे ऐसा होता था कि सिर्फ पुरुषों को ही रखा जाता था, कि जितने भी काम करने ऑलमोस्ट पुरुषों को ही अपॉइंट किया जाता था। लेकिन यहाँ पर महिला जो प्रशिक्षक है उनकी भी अपॉइंटमेंट की जाएगी, उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। इस चीज़ का पूरा ध्यान दिया गया था। अब है वयस्क शिक्षा। जो वयस्क शिक्षा है उसको अडल्ट एजुकेशन कहते हैं। तो ये जो 1992 की एजुकेशन पॉलिसी है इसमें एडल्ट एजुकेशन में बहुत ही फोकस किया गया था। और एडल्ट एजुकेशन 15 से 35 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं, उसमें चाहे औरत हो, मर्द हो, हर किसी को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों की एज निकल जाती है, बचपन में उनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, या पेरेंट्स का प्यार या उनका इतना इंटेंशन अटेंशन कुछ भी नहीं मिल पाता है, तो या घर की प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, और फिर बाद में अपना जब उनका घर सेटल हो जाता है तो वो एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है। 15 से 35 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं या फिर जो वयस्क हो जाते हैं, उनकी एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, यानी कि जो स्टार्टिंग में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, प्राइमरी है, नर्सरी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं तक के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन देनी है। यानी कि इसीलिए हमारी जो भारतीय सरकार है उसने 8वीं क्लास तक जो है, यानी कि 8th क्लास तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी है। उसके साथ साथ उनको मिड डे मील मिलता है, किताबें मिलती हैं, पेन पेंसिल मिलता है, वर्दी मिलती है, और फीस भी नहीं देनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए, चीज़ें जो है वो की गई हैं ताकि बच्चे जो है वो आएँ और एजुकेशन को जो है वो प्राप्त करें। क्योंकि बच्चों को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, अपना नाम लिखना, कम से कम सिग्नेचर करना तो आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रीड भी करना आना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए जो है ये प्रबंध किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बात करते हैं, इसी शिक्षा नीति से संबंधित है। तो इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2 बड़े कमरे जो हर मौसम में काम आते हों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कहा गया था कि एक स्कूल में, एक ऐसा स्कूल में उन्होंने बोला कि स्कूल में कम से कम 2 कमरे तो होने चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जो हवादार हों। ठीक है, यानी जब गर्मियों में हवा भी पास हो सके और सर्दियों में खिड़कियां भी लगा सको, यानी कि हर मौसम में जो है वो कमरे को अच्छे से यूज़ किया जा सके। ऐसा ना हो ना कि आपने पूरा जो कमरा है वो दीवार से भर दिया, उसमें कोई खिड़की नहीं है, तो सर्दियों में तो ठीक रहेगा क्योंकि वहाँ आपको हवा नहीं लगेगी, आप ठीक रहोगे, लेकिन गर्मियों में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसमें कहा गया है कि स्कूल में 2 कमरे तो पक्का ही होने चाहिए, प्लस वो ऐसे होने चाहिए जिससे जिनका यूज़ हम हर मौसम में कर सकें। आवश्यक खिलौने और खेल सामग्री, यानी कि स्कूल में जब बच्चे खेलने जाते हैं तो उनके पास खिलौने होने चाहिए। जितनी भी हमारे गेम्स, स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं तो वो हर स्कूल में प्रोवाइड होनी चाहिए, चाहे बैडमिंटन हो, बैट बॉल हो, या फुटबॉल हो, जो भी बच्चे खेलते हैं आजकल के टाइम में, कैरम बोर्ड है, हर चीज़ जो है स्कूल में मुहैया होनी चाहिए। और ब्लैक बोर्ड ज़रूर होना चाहिए, चाहे ब्लैक है, ग्रीन है, चाहे वाइट बोर्ड जो है, चाहे स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है, हर टाइप का जो ब्लैक बोर्ड है वो होना चाहिए, ताकि बच्चे को जो है जब आप टीचर कोई चीज़ पढ़ाता है तो वहाँ पर वो लिख के बता सके। ठीक है,
नक्शे यानी कि क्लास में जो है वो मैप होनी चाहिए, चाहे भारत का मैप लगाया हो, चाहे किसी भी चीज़ का मैप टंगाया हो या फिर उसको पेंट करवाया हो, लेकिन नक्शा ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, एक इंडिया का इंटरनेशनल जो भी आप मैप बच्चों को दिखाना चाहते हैं वो ज़रूर करें। फिर है चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री। चार्ट भी आप लगा सकते हो, जैसे क्लास में टाइम टेबल का चार्ट लगा होता है। जैसे साइंस वाले आप देखोगे तो वहाँ पर ह्यूमन की बॉडी का पूरा चार्ट में उसके अंग क्या क्या है, तो ये सब चीज़ें भी क्लास में होनी चाहिए। और भी बहुत सारी नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के एजुकेशन में हेल्प करती हैं, तो वो सब चीज़ें भी क्लास में होनी चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे करके मैप भी होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। ऐसे देखो वर्णमाला का चार्ट आपके, क्योंकि बच्चे जब आसपास चीज़ों को देखेंगे तो उनको देखते देखते चीज़ें याद हो जाएंगी। छोटे स्पेशली बच्चों को तो वर्णमाला टंगा दो, मैथ की गिनती, पहाड़े हैं, उससे रिलेटेड चार्ट वगैरह है, तो आप ये सब चीज़ें क्लास में रख सकते हैं ताकि बच्चों का ध्यान उन पर जाए और वो चीज़ को देख के याद कर सकें। फिर है बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों को योजना बनाकर रणनीतिक रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। 7th पॉइंट में ये कह रहा है कि कई बार बच्चे होते हैं जो कि पहली दूसरी क्लास तक आते हैं और उसके बाद छोड़ के चले आते हैं, या फिर वो 5वीं तक ही पढ़ते हैं या फिर वो 8वीं तक पढ़ते हैं और उससे आगे नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले काम ये करना है शिक्षा नीति के तहत कि ये रीज़न पता करना है कि बच्चे बीच में स्कूल छोड़ के क्यों चले जाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। क्या उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या उनको स्कूल में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, उनको इंटरेस्ट नहीं जग रहा कि बच्चे स्कूल में नहीं आना चाहते हैं, या फिर कोई घर की प्रॉब्लम है, क्या उनके पास पैसे नहीं हैं, क्या फैमिली में कोई कमाता नहीं है, या बच्चा काम पे जाता है, या बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो बच्चा स्कूल छोड़ के क्यों जा रहा है, ये रीज़न बहुत ज़रूरी है। इसको जितना जल्दी हो सके पता करो और फिर इसका सोल्यूशन करना चाहिए। 8 पॉइंट है गैर औपचारिक शिक्षा, यानी कि हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन की यहाँ पर बात करी है कि कई बार बच्चे होते हैं स्कूल में नहीं आ पाते हैं तो वो कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन करते हैं। अब तो जो है +2 भी आप कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हो, अब स्कूल में नहीं आपको जाना पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, बीए करना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आप जो है आप कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से कर सकते हो, आपको वहाँ पे फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं होती है। 9th पॉइंट है राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति को देखने के लिए राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि जो राज्य सरकार है एक राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी बना सकता है जो टाइम टू टाइम स्कूलों में जाकर जांच करे कि शिक्षा कैसी चल रही है, बच्चों को कितना नॉलेज मिल रही है, उनके उम्र के हिसाब से वो किसी क्लास में है तो उनको कितनी नॉलेज है, इस चीज स्कूल में स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या साफ़ सुथरा है, पानी की व्यवस्था है, पीने पानी की, बाथरूम वगैरह, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम देखते रहे और कहीं कोई कमी नज़र आती है तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा, धारा 21A जो है हमारा अनुच्छेद, उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी ताकि हर बच्चा जो है वो एक लेवल तक तो ज़रूर पढ़े। ठीक है, देखिए आप इतने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। चलिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली के लाभ, केवल भारत में अन्य देशों के साथ तुलना करके प्रत्येक छात्र को सभी विषयों के बारे में बुनियादी जानकारी देती है। ठीक है, और होती है। छात्र अपने सीखने के वर्षों में कई सीमाओं से, कई परीक्षाओं से गुजरते हैं। ये उन्हें लगातार उनकी ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करना सिखाती है। ऑफ कोर्स हमारी जो भारतीय शिक्षा प्रणाली, उसका पहला फ़ायदा तो ये है कि बच्चे को जो है उसकी उम्र और उसके लेवल के हिसाब से कक्षा में आगे बढ़ाया जाता है, उसका टेस्ट वगैरह लिया जाता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी नहीं आती हैं। हाल ही में मैं डीएलएड कोर्स कर रही हूँ तो मुझे स्कूलों में भेजा जाता है, मेरे पूरे जो पूरा हमारा बैच है, तो उनको ये चीज़ चेक करने के लिए भेजा जाता है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, बच्चा कितना पढ़ पा रहा है उम्र के हिसाब से। अगर वो किसी 8th क्लास में है तो उस 8th क्लास में क्या डिक्टेशन आती है, क्या वो कोई वर्ड लिख सकता है, हिंदी पढ़ना आती है नहीं आती है, रीड करना, इंग्लिश वगैरह, तो ये सब चीज़ें पता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चे के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर एक वीडियो सुन लोगे ना तो आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। और भी कई सारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 68 है, 86 है, 1992 है। ठीक है, और भी बहुत सारी शिक्षा नीति है जो कि आपको पढ़नी चाहिए। 1992 तो मैंने कवर करवा दी है। 1986 भी मैंने मेरी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ बना दी है मैंने, इसी तरह से पीडीएफ के फॉर्म में बनाई है, तो आपको देखोगे भी और मुझे सुनोगे भी तो बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका मन करता है आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।